हेलो गाइस, तो इस वीकली करंट अफेयर्स वाले वीडियो में अप्रैल मंथ के तीसरे वाले हफ्ते का ये हमारा पहला वाला पार्ट होगा। और कौन कौन से डेज इसमें कवर होने वाले हैं? 15, 16, 17, 18 अप्रैल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आप में से कोई इस वीडियो को वेरी फर्स्ट टाइम देख रहा है तो आपको बता दूं, इन सभी क्वेश्चंस का क्विज आपको मिल जाएगा आपकी करेक्ट एग्जाम एप्लीकेशन पे, वहीं पे पीडीएफ भी मिल जाएगी आपको। करेक्ट एग्जाम एप्लीकेशन का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है, हियर योरसेल्फ नाम की बुक को किसने लिखा? तो आंसर होगा प्रेम रावत ने। भारतीय लेखक है प्रेम रावत, जिन्होंने अपनी बुक अभी लॉन्च की है जिसका नाम है हियर योरसेल्फ। ये बुक लोगों को अपनी क्षमता को समझने में मदद करने के लिए है। ये उन्हें शोरगुल वाली दुनिया में शांति पाने में मदद करेगी। मतलब दर्शकों को बेहतर आत्म समझ विकसित करने में मदद करने के लिए है ये बुक, जिसको लिखा है प्रेम रावत ने। विनोद रॉय, आप जानते हो, ये हमारे पूर्व कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल थे। अभी इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन। अच्छा, एक बंगाली लेखक का नाम आपको याद होगा, अमर मित्रा। 2022 का ओ हेनरी अवार्ड मिला है इन्हें उनकी एक शॉर्ट स्टोरी के लिए जिसका नाम है गांव बूरो। और अभी बिरसा मुंडा जी के ऊपर एक बुक लिखी थी आलोक चक्रवाल ने, उस बुक का नाम है बिरसा मुंडा जनजाति नायक, जिसको हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने लॉन्च किया था, याद रखना। बढ़ते हैं आगे। तो इस प्रश्न में आपको बताना है कि अभी किसने प्रतिष्ठित रेग्जाविक ओपन शतरंज टूर्नामेंट को जीत लिया? तो आंसर होगा आर प्रज्ञानंदन ने। तो 16 साल के शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं आर प्रज्ञानंदन। इन्होंने आइसलैंड के रेग्जाविक में प्रतिष्ठित रेग्जाविक ओपन चेस टूर्नामेंट को जीत लिया। इसमें उन्होंने किन को हराया? हम वतन डी गुकेश को हराया। आर प्रज्ञानंदन से आपको याद होगा, अभी वर्ल्ड नंबर 1 चेस प्लेयर हैं मैग्नस कार्लसन, जो कि नॉर्वे से हैं। उनको हराने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने थे आर प्रज्ञानंदन। और आपको याद होगा, भारत में पहली बार फिडे शतरंज ओलंपियाड होगा कब? 2022 में। एक्चुअली में पहले रशिया में होने वाला था, लेकिन अब भारत में हो रहा है क्योंकि रशिया में लड़ाई का पंगा चल रहा है। और भारत में भी कहाँ पे? चेन्नई में। अच्छा, भारत की अभी 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी थी? प्रियंका नुटक्की बनी थी, वो आंध्र प्रदेश की विजयवाड़ा की है। एक चेस प्लेयर का नाम याद रखना आप, तनिष्का कोटिया। गुरुग्राम के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर बनी है, इसलिए उनका नाम न्यूज में है। अच्छा, भारत में पहली बार चेस एकेडमी कहाँ पे खुलेगी? तो भुवनेश्वर में। और आपसे पूछा जाए कि विश्व में सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन है? तो अभिमन्यु मिश्रा है। भारत में सबसे युवा कौन है? डी गुकेश हैं, जो कि दुनिया के तीसरे सबसे युवा हैं। अच्छा, हमारे पहले ग्रैंड मास्टर पुरुषों में कौन है? विश्वनाथ आनंद हैं, जिनकी बुक आई थी माइंड मास्टर नाम से। उन्होंने ही 1991-92 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सबसे पहले प्राप्त किया था, जिसे आप लोग अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कहते हो। उसमें पुरस्कार राशि बदल गई है, पहले 7.5 लाख रुपए हुआ करती थी, अब बढ़ा करके 25 लाख कर दिए। और महिलाओं में पहली ग्रैंड मास्टर, या यूँ कह दूँ कि पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन है? तो एस विजयलक्ष्मी है। और पूरे विश्व में चेस को रेगुलेट करने वाली बॉडी है फिडे, जिसका हेडक्वार्टर है लुज़ेन, स्विट्जरलैंड में। और चेस बोर्ड आपने देखा है, यहाँ से भी 2 प्रश्न बनते हैं आपके एग्जाम में। एक तो ये टोटल कॉलम पूछ लेगा कि कितने हैं, टोटल बॉक्सेस कितने हैं, तो 64 है। और पूछेगा कि टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हैं इस चेस बोर्ड में, तो आंसर हो जाएगा 204 है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बताया जो न्यूज़ में थे, इनको ध्यान रखना। बढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में आपको बताना है कि अभी किसने FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2022 का खिताब जीता? तो आंसर होगा नीदरलैंड ने। तो FIH जूनियर वुमेन्स हॉकी वर्ल्ड कप 2022 जो हुआ कहाँ पे? साउथ अफ्रीका में। इसको अभी नीदरलैंड ने जीत लिया, चौथी बार जीता है ये नीदरलैंड ने। अभी किसे हराया? जर्मनी को। इसके अलावा याद रखना, 2023 में जो महिला FIH हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप का 10वां संस्करण होगा, वो कहाँ पे होगा? चिली की कैपिटल सेंटियागो में होगा। नीदरलैंड की कैपिटल एम्स्टर्डम हो गई, करेंसी यूरो है, प्रधानमंत्री है मार्क रुट्टे। और अभी आपने देखा था ओबेदुल्ला खान हेरिटेज हॉकी कप को किसने जीता? भारतीय रेलवे ने आर्मी 11 को हरा करके, जो कि हुआ था भोपाल मध्य प्रदेश में। और आपने याद होगा, दूसरा नेशनल आइस हॉकी मेंस चैंपियनशिप हुआ था जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में, जिसको ITBP ने जीता था लद्दाख को हरा करके। और अभी जो नवा महिला राष्ट्र आइस हॉकी चैंपियनशिप हुआ था 2022 में, पहली बार हुआ ये हिमाचल प्रदेश में, जिसको लद्दाख ने जीता था। उसके अलावा टोक्यो ओलंपिक 2020 को आप कैसे भूल सकते हो? भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने ब्रोंज मेडल जीता जर्मनी को हरा करके। और जर्मनी हार गया एक और मैच में। किसी बात कर रहा हूँ? मेंस हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप 2021 जो कि उड़ीसा में हुआ था, उसमें अर्जेंटीना जीता था, जर्मनी हारा था।
तो ये सब याद रखना, आप पढ़ते आगे। चलिए बताइए 2023 में कौन सा देश स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो आंसर होगा भारत। तो भारत याद रखना 2023 में स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा। और इस वर्ल्ड कप का आयोजन स्ट्रीट चाइल्ड यूनाइटेड एंड सेव द चिल्ड्रन इंडिया के द्वारा किया जाएगा। और चाइल्ड से आपको एक दिन याद आएगा, वीर बाल दिवस। ये हम लोग मनाएंगे अब से 26 दिसंबर को। बाकी बाल दिवस तो आप जानते ही हो 14 नवंबर को होता है और विश्व बाल दिवस होता है 20 नवंबर को। तो ये याद रखना, आप पढ़ते आगे। बताइए 71वीं सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप इसको किसने जीता? तमिलनाडु ने। तो हुई कहाँ पे ये 71वीं नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप? चेन्नई में हुई। और पुरुष वर्ग में बात करोगे तो तमिलनाडु ने जीत लिया पंजाब को हरा करके। महिला वर्ग में बात करोगे तो रेलवे ने जीत लिया तेलंगाना को हरा करके। इतना सा आपको याद रखना है। हम बढ़ते आगे। अच्छा बताइए आईपीएल इतिहास में रिटायर्ड आउट होने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए? रविचंद्रन अश्विन। तो याद रखना राजस्थान रॉयल के हैं ये रविचंद्रन अश्विन। और अभी आईपीएल 2022 में, जो कि इसका 15वां संस्करण है, इसमें लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ खेल के दौरान रिटायर्ड आउट होने वाले आईपीएल इतिहास के पहले खिलाड़ी ये बन गए हैं। अब ये होता क्या है? तो देखो, अगर कोई बल्लेबाज अपनी पारी के दौरान बिना आउट हुए किसी भी कारण से वापस जाता है और वह बिना अंपायर या अपोजिट टीम के कप्तान को बताए तो उसे रिटायर्ड आउट माना जाता है। इसमें वो चला तो जाता है अपनी मर्जी से, पर टीम को ज़रूरत पड़ने पर वो उसके लिए फिर से नहीं खेल सकता। ये बात आपको याद रखनी है। तो समझ में आ गया आपको? तो नाम क्या है? रविचंद्रन अश्विन है। और टीम पूछ लें तो राजस्थान रॉयल है। अच्छा, आईपीएल की चर्चा कर लेते हैं। आईपीएल से क्या क्या प्रश्न बन रहे हैं आपके? जैसे कि आपने कहा 2022 के आईपीएल ये भारत में हो रहे हैं, 15वां एडिशन है। टोटल 10 टीमें खेल रही है, 2 नई टीमें जुड़ी हैं। कौन कौन सी? अहमदाबाद टीम और लखनऊ टीम। अहमदाबाद टीम का नाम हो गया गुजरात टाइटंस, जिसके कप्तान बने हार्दिक पांड्या। लखनऊ टीम का नाम हो गया लखनऊ सुपर जायंट्स, जिसके कप्तान बने केएल राहुल। अगर प्रश्न आए देश का पहला स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कौन सा बना? चेन्नई सुपर किंग। अगर प्रश्न आए मेटावर्स में एंट्री लेने वाली पहली आईपीएल टीम कौन सी बनी? तो आंसर होगा गुजरात टाइटंस। अगर प्रश्न बने 2022 और 2023 में जो आईपीएल होंगे उसका टाइटल स्पॉन्सर कौन बन गया है? तो टाटा ग्रुप। अगर प्रश्न पूछा जाए कि 2022 के जो ये आईपीएल है इसका ऑफिशियल पार्टनर कौन बना? तो आंसर होगा रुपए। और अभी आईपीएल के इतिहास में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए? चेन्नई सुपर किंग के ड्वेन ब्रावो। तो ये सब याद रखना प्रश्न। बढ़ते हैं आगे। चलिए बताइए अभी हाल में किसे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग नेशनल माइनॉरिटीज कमीशन का अध्यक्ष बनाया गया? तो आंसर होगा इकबाल सिंह लालपुरा। तो एक बार फिर से इकबाल सिंह लालपुरा को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बना दिया गया है। अच्छा, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ये संवैधानिक आयोग नहीं है, एक तो ये याद रखना है, मतलब संविधान में इसका उल्लेख नहीं है। और मैंने आपको बताए थे और कौन कौन से आयोग हैं जो कि असंवैधानिक हैं, संवैधानिक आयोग नहीं है। जैसे कि नीति आयोग हो गया, ये अल्पसंख्यक आयोग हो गया, महिला आयोग हो गया, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग हो गया, ये सब वैधानिक आयोग हैं, ये याद रख लेना। बाकी देखो अल्पसंख्यकों की बात चल रही है तो एक प्रश्न ये भी आएगा आपके माइंड में कि भारत में कितने अल्पसंख्यक माइनॉरिटीज़ हैं? तो 6 हैं, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध। बाकी यूपीएससी के अध्यक्ष बने थे मनोज सोनी और एसोचैम के नए अध्यक्ष बने हैं सुमंत सिन्हा और एनसीईआरटी के डायरेक्टर बने दिनेश कुमार सकलानी, जबकि सीबीएसई के चेयरमैन बने थे विनीत जोशी। नाम याद रखेंगे। बढ़ते आगे। चलिए बताइए अगले साल यानी कि वर्ष 2023 में आयोजित होने वाली G20 शिखर सम्मेलन के लिए किसे मुख्य समन्वयक यानी कि चीफ कोऑर्डिनेटर बनाया गया? तो आंसर होगा हर्षवर्धन श्रृंगला को। देखो G20 की बात करते हैं, 19 देश इसमें आते हैं और एक यूरोपियन यूनियन हो गया। 2021 में इसकी अध्यक्षता थी इटली के पास में, 2022 में इसकी अध्यक्षता है इंडोनेशिया के पास में और अगले साल 2023 में भारत इसकी अध्यक्षता करेगा। तो जब भारत इसकी अध्यक्षता करेगा ना, तो उस समय इसके मुख्य समन्वयक कौन होंगे, चीफ कोऑर्डिनेटर कौन होंगे? हर्षवर्धन श्रृंगला होंगे। आप जानते हो कि अभी तक भारत के विदेश सचिव थे। अब बन गया ना यहाँ से भी एक और प्रश्न, अब भारत के नए विदेश सचिव कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा विनय मोहन क्वात्रा। इसी तरह से चीज़ों को लिंक करते हुए याद करा करो, चीज़ें आसान हो जाएंगी। जैसे कि एक और प्रश्न का उत्तर दो, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के नए प्रेसिडेंट कौन बने? टी राजा कुमार। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पेरिस, फ्रांस में है।
और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने अभी किस देश को ग्रे लिस्ट में डाला? यूनाइटेड अरब अमीरात को। चलो मुझे बताओ, भारत के पहले नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर कौन बने? जी अशोक कुमार। अब मैंने आपको बताया था जी अशोक कुमार से एक और व्यक्ति हैं, और वो अभी क्या बने थे? नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के डायरेक्टर जनरल बने थे। याद रखना, बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी किसे टाटा डिजिटल के अध्यक्ष के रूप में चुना गया? एन चंद्रशेखरन को। और आप जानते हो टाटा सन्स के कार्यकारी अध्यक्ष हैं एन चंद्रशेखरन, और अभी ये एयर इंडिया के भी चेयरमैन बने थे एन चंद्रशेखरन, और अभी ये टाटा डिजिटल के अध्यक्ष भी बन गए हैं एन चंद्रशेखरन। और टाटा डिजिटल ने अपनी सुपर एप्लीकेशन टाटा न्यू को भी लॉन्च किया था, ये भी याद होगा आपको। अच्छा, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन बने? इकबाल सिंह लालपुरा। ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है कौन? अलका मित्तल। और एयरडाई के नए अध्यक्ष बने देबाशीष पांडा। बढ़ते आगे। चलिए बताइए, अभी सियाचिन दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 13 अप्रैल को। तो पहले तो ये ध्यान रखो कि ये विश्व की सबसे ऊंची युद्ध भूमि है जम्मू कश्मीर में। तो ये बात है 35 साल पहले की। 1984 में पाकिस्तान ने इस पर धोखे से कब्जा कर लिया था। फिर हमारी भारतीय सेना ने पाकिस्तान को वहां से खदेड़ने के लिए 13 अप्रैल 1984 को एक ऑपरेशन चलाया। उसका नाम है ऑपरेशन मेघदूत। फिर पाकिस्तान को वहां से भगाया और फिर भारत का तिरंगा वहां पे लहराया। इसीलिए 13 अप्रैल को सियाचिन दिवस मनाते हैं। अच्छा, ये सियाचिन ग्लेशियर किस घाटी में है? नुब्रा घाटी में। वैसे आप जानते हो आर्मी डे हम कब मनाते हैं? 15 जनवरी को। एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को, और नेवल डे नौसेना दिवस 4 दिसंबर को। बढ़ते हैं आगे। चलिए बताइए, विश्व कला दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 15 अप्रैल को। तो हर साल 15 अप्रैल को वर्ल्ड आर्ट्स डे के रूप में मनाया जाता है। ये दिन दुनिया भर में सभी लोगों के लिए रचनात्मकता, नवाचार और सांस्कृतिक विविधता को पोषित करने वाली कला के महत्व पर जोर देने के लिए मनाया जाता है। पहली बार इसे 2012 को मनाया गया था। वर्ल्ड आर्ट्स डे कब? 15 अप्रैल को। याद रखना। बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए, अभी किस राज्य ने 14 अप्रैल को डॉक्टर अंबेडकर जी की जयंती को समानता दिवस या समथुआ नाल के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो आंसर होगा तमिलनाडु ने। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन? एम.के. स्टालिन। अभी इन्होंने विधानसभा में घोषणा की कि 14 अप्रैल को डॉक्टर अंबेडकर जयंती को ये समानता दिवस या समथुआ नाल के रूप में मनाएंगे। अच्छा, एम.के. स्टालिन जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, इनकी आत्मकथा आई है, उसका नाम क्या है? उंगलिल ओरुवन। यहाँ के गवर्नर हैं आर.एन. रवि, और तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई है। और आपको याद है फिडे शतरंज ओलंपियाड 2022 का आयोजन कहाँ पे होगा? यहीं पे, चेन्नई में ही। बढ़ते हैं आगे। चलिए बताइए, अभी विश्व आवाज़ दिवस वर्ल्ड वॉइस डे कब मनाया गया? 16 अप्रैल को। तो ये दिन सभी लोगों के दैनिक जीवन में आवाज़ के अत्यधिक महत्व को प्रदर्शित करने के लिए मनाया जाता है। मेन थीम पे आते हैं अपन। तो थीम क्या है इसकी? आवाज़ उठाओ, लिफ्ट योर वॉइस। बढ़ते आगे। चलिए बताइए, विश्व चगास रोग दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 14 अप्रैल को। चगास रोग, इसे साइलेंट डिजीज भी कहा जाता है, यानी कि मौन या खामोश रोग। क्यों? क्योंकि संक्रमित व्यक्ति में कोई लक्षण नहीं होते हैं या बहुत हल्के लक्षण होते हैं। और ये किसके कारण होता है? पैरासाइट, परजीवी ट्रिपेनोसोमा क्रिजू के कारण होता है। और इस दिन का नाम ब्राजील के डॉक्टर कार्लोस रिबेरो चगास के नाम पर रखा गया, जिन्होंने 14 अप्रैल 1909 को पहले मामले का निदान किया। तो इस बीमारी की रोकथाम, उसके नियंत्रण या उसके उन्मूलन के लिए आवश्यक संसाधनों के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए 14 अप्रैल को हम ये वर्ल्ड चगास डिजीज डे के रूप में मनाते हैं। और इस बार की थीम क्या है? चगास रोग को हराने के लिए हर मामले की खोज और रिपोर्टिंग। और 14 अप्रैल को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की भी हमने जयंती मनाई है। कौन सी जयंती मनाई है? 131वीं। तो इस प्रश्न में आपको बताना है किसे व्यक्तिगत श्रेणी में कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा डॉक्टर भूषण कुमार को। हमारे जो उपराष्ट्रपति हैं कौन? एम वेंकैया नायडू जी। उन्होंने डॉक्टर भूषण कुमार को अभी व्यक्तिगत श्रेणी में कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया। ये चंडीगढ़ के रहने वाले हैं। और अभी संस्थागत श्रेणी में किसे मिला? गुजरात के कुष्ठ यज्ञ ट्रस्ट को मिला है ये सम्मान। तो व्यक्तिगत श्रेणी में तो डॉक्टर भूषण कुमार को ये याद रखना। अच्छा, कुष्ठ रोग जिसे लेप्रोसी भी कहते हैं, कुष्ठ रोग को लेप्रोसी कहते हैं,
और लेप्रोसी को हैंसन रोग भी कहते हैं क्योंकि हैंसन नाम के साइंटिस्ट ने ही इसकी खोज की थी। तो एक विश्व कुष्ठ रोग दिवस आपने सुना होगा, लेप्रोसी डे। ये कब होता है? ये जनवरी के लास्ट संडे को होता है। 2022 में बात करोगे तो हमने इसे 30 जनवरी को मनाया। कुष्ठ रोग ये किससे होने वाला एक रोग है? वायरस या बैक्टीरिया, जीवाणु या विषाणु से? तो ये बैक्टीरिया से होने वाला एक रोग है, जीवाणु से होने वाला रोग। अच्छा मुझे बताओ, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अध्यक्ष अभी कौन बने? डॉक्टर एस राजू। और कछुओं के संरक्षण के लिए बेहलर टर्टल कंजर्वेशन अवार्ड 2021 को किसने जीता? डॉक्टर शैलेंद्र सिंह ने। अभी 22वां लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार किसने जीता? डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने। और गांधी पुरस्कारों की बात है तो आपको याद दिला दूं, 2019 का गांधी शांति पुरस्कार ये मिला ओमान के स्वर्गीय सुल्तान कबूस बिन सैयद अल सैद को। और 2020 का गांधी शांति पुरस्कार किसे मिला? बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को। ये भी ध्यान रखेंगे आप पढ़ते आगे। चलिए बताइए अभी किसे मेलकम आदिशेषिया पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया? तो आंसर होगा प्रभात पटनायक को। जाने माने भारतीय अर्थशास्त्री हैं प्रभात पटनायक, जिनको मेलकम आदिशेषिया पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया। इसमें एक प्रशस्ति पत्र मिला और पुरस्कार राशि के रूप में 2 लाख रुपए दिए गए। तो विकास अध्ययन में योगदान के लिए मिला इनको ये पुरस्कार। अच्छा आपको याद होगा भी व्यक्तिगत श्रेणी में कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 किसे मिला? पढ़ा था हमने, डॉक्टर भूषण कुमार को। 31वां जीडी बिरला पुरस्कार किसे मिला? नारायण प्रधान को। और बोल्ट्जमैन पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने? दीपक धर बने। नाम याद रखना, ये भी बढ़ते आगे। चलिए बताइए, हाल ही में उत्सव पोर्टल किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई एक डिजिटल पहल है? पर्यटन व संस्कृति मंत्रालय। तो हमारे पर्यटन व संस्कृति मंत्री कौन है? जी किशन रेड्डी हैं। अभी उन्होंने ही उत्सव पोर्टल को लॉन्च किया है। आप जानते हो आज़ादी के 75 वर्ष को हम आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं, सबको पता है। और अभी इसी के लिए ये उत्सव पोर्टल लॉन्च किया गया। अब इसमें होगा क्या? तो जितने भी भारत के प्रमुख पर्यटक स्थल है वहाँ से आपको लाइव दिखाया जाएगा, वहाँ के जो कार्यक्रम हो गए, वहाँ के त्यौहार, वहाँ के मेले आपको लाइव दिखाए जाएंगे इस पोर्टल से। अच्छा, इसी लाइव दिखाने का एक वेबसाइट आपको याद आता होगा, संस्कृति मंत्रालय ने ही उसको लॉन्च किया था। टेम्पल 360 नाम से एक वेबसाइट लॉन्च किया था इन्होंने, जो भारत के मंदिर के जो अनुष्ठान हो गए उनको लाइव दिखाने के लिए इसको लॉन्च किया था। याद आया? उसी तरह से अभी संस्कृति मंत्रालय ने अखिल भारतीय कार्यक्रम झरोखा इसको भी शुरू किया था, ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलिए, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी कि कहाँ पे स्टैच्यू ऑफ नॉलेज का अनावरण किया गया? तो आंसर होगा महाराष्ट्र में। तो अभी 14 अप्रैल को आपको याद है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मनाई गई, कौन सी? 131वीं। तो उसी मौके पर महाराष्ट्र के लातूर में उनकी 70 फीट ऊंची मूर्ति स्थापित की गई है, जिसे ही बोला गया है स्टैच्यू ऑफ नॉलेज, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अच्छा, इनकी समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? चैत्य भूमि। ये स्वतंत्र भारत के पहले कानून व न्याय मंत्री थे। और वर्तमान में कौन है वैसे हमारे न्याय व कानून मंत्री? किरण रिजिजू हैं। काफ़ी पत्रिकाएं थी, काफ़ी पुस्तकें थी इनकी, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट आप याद रखना, जैसे कि कुछ फेमस पत्रिकाएं बता रहा हूँ आपको। एक तो मूक नायक, याद रखो, ये प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में, आ चुका है इसलिए बता रहा हूँ। एक बहिष्कृत भारत भी याद रखो। पुस्तकों में से आप याद रख लो जाति प्रथा का अंत, ये इनकी एक फेमस पुस्तक है। और बाबा साहब से मैं आपको करंट अफेयर्स का एक और प्रश्न बताता हूँ, ध्यान से सुनना। ये बात है 2021 की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बाबा साहेब अम्बेडकर जी से संबंधित 4 बुकों को लॉन्च किया था, और उसको लिखा किसने था? ये भी याद रखो, किशोर मकवाना ने। अब उन बुकों के नाम सुनो। डॉक्टर अंबेडकर जीवन दर्शन, डॉक्टर अंबेडकर व्यक्ति दर्शन, डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्र दर्शन और डॉक्टर अंबेडकर आयाम दर्शन। अब यहाँ पे बात स्टेचू की भी हो रही है, तो इससे भी लिंक करके 4-5 चीज़ें याद कराता हूँ, ध्यान से सुनते जाना, याद है तो साथ साथ बोलते जाना। स्टेचू ऑफ इक्विलिटी आपको याद है कहाँ पे स्थापित की गई? हैदराबाद में। संत रामानुजाचार्य जी की स्टेचू है, 216 फीट ऊंची है। स्टेचू ऑफ यूनिटी तो सबको याद होगा, केवड़िया गुजरात में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की दुनिया की सबसे ऊंची स्टेचू है, गुजरात में नर्मदा नदी के किनारे साधु बेट द्वीप पर स्थित है ये। और स्टेचू ऑफ पीस ये आपको मिलेगी पाली राजस्थान में। और इसी के साथ याद रख लो बोध गया में बन रही है भगवान बुद्ध की दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा, लगभग 100 फीट लंबी है वो। तो जो भी इंपॉर्टेंट स्टेचू मूर्तियां हैं वो मैंने आपको इसमें कवर करने की कोशिश की, इनको ध्यान रखना। बढ़ते आगे।
अच्छा बताइए, अभी हाल ही में किस देश ने दुनिया के पहले एंटी मिसाइल लेजर सिस्टम का सफल परीक्षण किया? तो आंसर होगा इजराइल ने। तो इजराइल जो अभी तक अपनी आयरन डोम पद्धति के लिए जाना जाता था, पर अभी इजराइल ने दुनिया में पहली बार लेजर मिसाइल डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण किया है, और इसी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को नाम दिया है आयरन बीम। ये याद रखना आप। आयरन डोम में आपको पता है क्या होता था? जैसे कि दुश्मन की मिसाइल आती है तो आयरन डोम पद्धति क्या करती है, उसे हवा में ही नष्ट कर देती है। और कैसे करती है? उस मिसाइल को फोड़ने के लिए ये खुद एक मिसाइल छोड़ती है। तो ये जो प्रोसेस है आप देखोगे काफ़ी महंगा पड़ता है। दुश्मन की मिसाइल को फोड़ने के लिए हमें खुद एक मिसाइल बनानी पड़ेगी, पैसा खर्च करना पड़ेगा, और वो मिसाइल जाकर के दुश्मन की मिसाइल को फोड़ेगी। और साथ में इसकी एफिशिएंसी भी 100% नहीं होती है। जैसे कि दुश्मन ने 100 मिसाइलें दागी तो ये 90, 95, 95 मिसाइलें ही मार पाएगी। बाकी 5-6 तो आप देखोगे आपके एरिया में गिरेगी ही गिरेगी। मतलब पैसा भी खर्च हो रहा है काफ़ी, फिर भी आपके एरिया में कुछ तो मिसाइलें गिर रही है, कुछ तो तबाही हो ही रही है। तो अब इजराइल लेकर के आया है ये लेजर बीम पद्धति, जिसका अभी उसने सफल परीक्षण कर लिया। कहाँ पे किया? इजराइल में एक नेगेव डेजर्ट है वहाँ पे। तो पूछा जा सकता है नेगेव डेजर्ट कहाँ पर है? इजराइल में है। इस लेजर बीम पद्धति का फायदा क्या है? इसका खर्चा बहुत कम आने वाला है। मतलब एक शॉट का खर्च आएगा $3.5। इंडियन रुपीज में बात करोगे तो लगभग $250 के आसपास। देखो, इजराइल की कैपिटल जेरूसलम है, करेंसी है इजरायली न्यू शेकेल, प्रधानमंत्री हैं नेफ्ताली बेनेट और प्रेसिडेंट है इसहाक हर्जोग। बढ़ते आगे। चलिए बताइए, अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। ये बात है 14 अप्रैल 2022 की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री म्यूजियम का उद्घाटन किया है। अब इसमें होगा क्या? तो अभी तक भारत के जो भी प्रधानमंत्री रह चुके हैं उनकी उपलब्धियों के बारे में युवा पीढ़ी को जानने को मिलेगा यहाँ पे। अच्छा, म्यूजियम से एक करंट अफेयर्स का प्रश्न बनेगा आपका कि भारत का पहला ओपन रोक म्यूजियम कहाँ पे खुला? तो आंसर होगा हैदराबाद में। और अगर मैं पूछ लूँ कि भारत का पहला मेरीटाइम म्यूजियम समुद्री संग्रहालय कहाँ पे खुलेगा? गुजरात के लोथल में। भारत का पहला लेबर मूवमेंट म्यूजियम कहाँ पे खुलेगा? केरल के अलापुझा में। भारत का पहला डिजिटल फूड म्यूजियम कहाँ पे खुलेगा? तमिलनाडु के तंजावुर में। और इंटरनेशनल म्यूजियम डे कब मनाते हैं? 18 मई को। याद रखना ये। बढ़ते आगे। चलिए बताइए, अप्रैल 2022 में कहाँ पर एकीकृत फायर पावर अभ्यास कृपाण शक्ति का आयोजन किया गया? तो आंसर होगा सिलीगुड़ी, पश्चिम बंगाल में। तो कृपाण शक्ति ये एक फायर पावर अभ्यास है, मतलब सटीक निशाना लगाने का अभ्यास है, एक्सरसाइज है। कहाँ पे हुआ? पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में हुआ। और इसका आयोजन किसने किया? त्रिशक्ति कोर ने। हमने एक एक्सरसाइज किया था, उसका नाम क्या है? अच्छा, एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए कि अभी 2022 में पैसेक्स नाम का एक्सरसाइज हमने किसके साथ किया? रशिया के साथ। अभी धर्मा गार्जन नाम का एक्सरसाइज हमने किया था कर्नाटक के बेलगांव में, किसके साथ? जापान के साथ। अभी राजस्थान के जोधपुर में ईस्टर्न ब्रिज नाम का एक्सरसाइज हमने किया था, किसके साथ? ओमान के साथ। और अभी दस्तलिक नाम का एक्सरसाइज हमने किया था उज्बेकिस्तान के साथ में। और लिमितिये नाम का एक्सरसाइज किसके साथ किया? सेशेल्स के साथ में। अभी वरुण नाम का एक्सरसाइज किया था हमने फ्रांस के साथ में। और स्लाइनेक्स नाम का एक्सरसाइज किया हमने श्रीलंका के साथ में। तो ये सब याद रखना। बढ़ते आगे। बताइए, MyGov द्वारा संचालित सबका विकास महाक्विज का विषय क्या है? आत्मनिर्भर भारत। तो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT मिनिस्ट्री के तहत MyGov सबका विकास महाक्विज श्रृंखला का आयोजन कर रहा है। तो ये देश की अब तक की सबसे बड़ी प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता है, जिसका उद्देश्य क्या है? प्रतिभागियों को विभिन्न सरकार की योजनाओं और पहलों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराना। तो पहली प्रश्नोत्तरी का विषय क्या रहा? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। याद रखना ये। बढ़ते आगे। चलिए बताइए, अप्रैल 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया? मोरबी, गुजरात। तो अभी 16 अप्रैल की बात है, हनुमान जयंती मनाई हमने, और उसी मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोरबी, गुजरात में हनुमान जी की 160 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। इस मूर्ति में राम राम मंत्र लिखी 7 लाख चिट्ठियां भी समाहित हैं। टोटल हाइट कितनी है वैसे इसकी? 130 फीट है, जिसमें नीचे का जो भवन है वो भी आ गया। नीचे का भवन हटा दोगे तो पाँव से लेकर सर तक की इस मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? 108 फीट मैंने आपको बताई। एक्चुअली में भगवान हनुमान जी से जुड़े 4 धाम के तहत देश के चारों दिशाओं में हनुमान मूर्तियां लगनी हैं। पहली मूर्ति 2010 में उत्तर में शिमला में लगी थी, और ये मोरबी गुजरात वाली दूसरी है।
तीसरी स्थापित होगी दक्षिण में रामेश्वरम में। ध्यान रखना, बढ़ते आगे। चलिए बताइए, हुनर हाट का भी 40वां संस्करण का आयोजन कहाँ पे हुआ? तो आंसर होगा मुंबई में। तो अभी 16 अप्रैल को मुंबई में हुनर हाट का 40वां संस्करण शुरू हुआ। कब से कब तक? 16 से लेकर 27 अप्रैल तक। तो केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य क्या है? अल्पसंख्यक समुदाय के जो कारीगर हैं, जो शिल्पकार हैं, उन्हें एक मंच उपलब्ध कराना, उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करना। और इस आयोजन की टैगलाइन क्या है? शिल्प, भोजन और संस्कृति का संगम। अभी मुंबई से आपको याद होगा, एक तो मुंबई और हैदराबाद, इसको ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है 2021 के लिए। और 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति सत्र की मेजबानी करेगा मुंबई। उसके अलावा भारत की पहली वाटर टैक्सी सेवा का उद्घाटन कहाँ पे किया गया था? मुंबई में ही। मुंबई से अहमदाबाद चलेगी बुलेट ट्रेन, जिसका पहला स्टेशन कहाँ पे तैयार हो रहा है? सूरत में। याद रखना, ये बढ़ते हैं आगे। चलिए बताइए, हाल ही में किस देश ने भारत को गेहूं आपूर्तिकर्ता के रूप में मंजूरी दी है? तो आंसर होगा मिस्र। मिस्र जो यूक्रेन और रूस से गेहूं के सबसे बड़े आयातकों में से एक है, और अभी इसने भारत को गेहूं आपूर्तिकर्ता के रूप में मंजूरी दी है। तो जो ये मिस्र है, ये भारत से 1 मिलियन टन गेहूं आयात करना चाहता है। आयात मतलब इंपोर्ट। और अभी अप्रैल 2022 में 2,40,000 टन की आवश्यकता होगी, इसने ऐसा कहा। आपको याद होगा, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने किस वर्ष को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में घोषित किया? 2023 को। भारत का पहला ग्रेन एटीएम कहाँ पे स्थापित किया गया? गुरुग्राम में। और भारत, याद रखना, अरब देशों को फूड एक्सपोर्ट करने के मामले में टॉप पे आ गया। किसको पीछे छोड़ा? ब्राजील को। देखो, मिस्र यानी कि इजिप्ट बोल दीजिए, कैपिटल इसकी कायरो है, इजिप्टियन पाउंड करेंसी है, प्रेसिडेंट है अब्दुल फतेह अल सीसी। और न्यू डेवलपमेंट बैंक का चौथा मेंबर अभी कौन सा बना? इजिप्ट। तो गाइज ये लीजिए, इसी क्वेश्चन के साथ अप्रैल महीने के तीसरे वाले हफ्ते का पहला वाला पार्ट आपका खत्म हो गया, यानी कि 18 अप्रैल तक के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग कवर कर चुके हैं। अब इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए आप लोग। इसकी क्विज बना करके अपलोड कर दी गई है आपकी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे, वहीं पे आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। और फिर से याद दिला दूं, सेशन अच्छा लगा है, इसे चाहते हैं हम कंटिन्यू रखें हमेशा, और बिल्कुल साथ साथ रखें। जैसे 3rd वीक खत्म हुआ, 3rd वीक आपको मिल गया, 4th वीक खत्म हुआ, वो आपको मिल गया, अप्रैल खत्म हुआ, वो आपको मिल गया। तो प्लीज़ वीडियोस को सपोर्ट भी करें, बहुत मेहनत लगती है इन्हें बनाने में, और सिर्फ इतनी सी आप लोगों से रिक्वेस्ट रहती है कि इन्हें शेयर करके लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।